Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. I am Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and we are discussing our chapter Mole Concept. So students, Mole Concept का आज हमारा थर्ड क्लास है. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. ये टू लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सो स्टूडेंट्स, moving to our first law, law of multiple proportion. So students, law of multiple proportion was given by Dalton. Given by Dalton. Now, what is this law? What is law of multiple proportion? तो स्टूडेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स. मतलब दो एलिमेंट ले लो, ए और बी, आपस में कंबाइन होने चाहिए. अब उनका जो कंपाउंड है वो एक से ज्यादा होना चाहिए, यानी AB2 हो जाए, AB3 हो जाए, A2B3 हो जाए, व्हाटएवर जो भी पॉसिबल है. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन two elements combine together, आपके पास एलिमेंट्स तो टू है, कंबाइन करना है, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म. कंबाइन होके बच्चों दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाने हैं, तो कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स. ठीक है, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स. देन अब होगा क्या, तो आपको बताना है. देन अब देखो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, दो एलिमेंट होने चाहिए, मिक्स होने चाहिए, जो कंपाउंड बनेंगे वो कंपाउंड एक से ज्यादा होने चाहिए. ठीक है, वो तो हमने कर दिया. अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ. देखो, डेफिनेशन आप बना ही लोगे. फॉर एग्जांपल, कोई दो एलिमेंट लेने हैं बच्चों आपको, तो कोई दो एलिमेंट जिनके कॉम्बिनेशन से एक से ज्यादा कंपाउंड बने. फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कार्बन एंड ऑक्सीजन. कोई दो एलिमेंट लेने हैं जिनके आपस में मिक्स होने से क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा कंपाउंड बनने चाहिए. सो एक एलिमेंट मेरे को लगा कार्बन ले लेते हैं, दूसरा मैंने सोचा चलो ऑक्सीजन ले लेते हैं. तो कार्बन एंड ऑक्सीजन व्हेन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2. तो रूल भी तो यही था कि दो एलिमेंट्स ले लो, टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, दो एलिमेंट ले लिए मैंने, कार्बन और एक ऑक्सीजन, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स. तो मैंने बना दिया, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. सो एग्जांपल में मैंने लिख दिया कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो बच्चों देखो, कार्बन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड तो है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड में C रेशियो O फाइंड करो और कार्बन डाइऑक्साइड में भी C रेशियो O फाइंड करो. तो स्टूडेंट्स, वी नो मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो कार्बन 12 पार्ट है, ऑक्सीजन कितना है, 16 पार्ट. सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दो, दोनों को 4 से डिवाइड कर दो, तो 12/4 कितना हो गया, 3 एंड 16/4 कितना हो गया, 4. तो 3:4. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन तो 12 है. अब देखो O2 है ना, तो O का मास 16 है, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो O2 है, दो ऑक्सीजन है, तो मास तो 32 हो गया. सो 12:32, 4 से डिवाइड कर दो तो 3:8, 3 रेशियो 8 आ गया. अब रूल क्या है, तो रूल क्या है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, देन क्या करना है बच्चों, देन डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट. तो देखो, कार्बन तो दोनों में 12 है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो इन दोनों में डिफरेंट है. यहाँ 16 है, यहाँ 32 है. So different masses of one element which combines with constant mass of another element. तो ऑक्सीजन डिफरेंट है, कार्बन तो क्या है, कांस्टेंट है.
तो ये कह रहा है बच्चों ये जो डिफरेंट है, ये डिफरेंट का जो रेशियो है वो रेशियो भी क्या होगा, सिंपल होगा। सो रूल को आगे देखे क्या है, when two elements combine together to form two or more than two compounds, यहां तक ठीक है। अब एक को तो रखना है कांस्टेंट, जैसे कार्बन मैंने रख दिया कांस्टेंट, दूसरे को रखना है डिफरेंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में O1 था और कार्बन डाइऑक्साइड में O क्या था, O2 था। तो कार्बन तो सेम है लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, डिफरेंट। सो देन डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, different masses of one element which combines with constant mass of another element constant mass of another element bears a simple ratio, जिसका मास डिफरेंट है, जो दूसरे के कांस्टेंट से कंबाइन होता है, उसका जो रेशियो है बच्चों वो रेशियो क्या हो जाएगा, सिंपल रेशियो हो जाएगा, bears a simple ratio। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। मान लो हम कुछ और ले लेते हैं, देखो मान लो हमने ले लिया कंपाउंड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, S एंड O। सल्फर और ऑक्सीजन के कंपाउंड ले लेते हैं। तो देखो सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो एक तो बनता है SO2 और दूसरा बनता है SO3। तो मैंने ले लिया when two elements A and B combine together to form two or more than two compounds, तो one compound is SO2, another compound is SO3। ठीक है, देन पहले रेशियो निकाल देते हैं। तो देखो सल्फर का मास होता है बच्चों 32, ऑक्सीजन का तो 16 है, तो SO2 में S रेशियो O और SO3 में भी क्या है, S रेशियो O फाइंड करना है। तो S का मास तो है 32, O2 में कितना हो गया 32, क्योंकि O का 16 तो O2 दो ऑक्सीजन है ना, तो 32। नाउ SO3 तो S इज अगेन 32, O कितना है तो O 48 हो गया। नाउ क्या था, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। तो डिफरेंट कौन है, देखो तो डिफरेंट है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फर तो दोनों में क्या है, सेम है 32। तो डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद कांस्टेंट मास ऑफ अनदर एलिमेंट। तो सल्फर तो दोनों में कांस्टेंट है, ऑक्सीजन दोनों में क्या है, डिफरेंट है। अब इसका जो रेशियो है 32 रेशियो 48, तो 16 2 जा 32 एंड 16 3 जा 48, तो 2 रेशियो 3, so it will be in a simple ratio। So this is a law of multiple proportion। एक और एग्जाम्पल से कर लेते हैं बच्चों इसको। So taking one more example, for example compounds of नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको एक एलिमेंट दिया नाइट्रोजन, एक एलिमेंट दिया ऑक्सीजन, तो अब आपको देखना है इनके नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो आई थिंक 2 से ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन बच्चों NO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, N2O3 भी पॉसिबल है, देन N2O4 तो NO2 हो गया, N2O5 भी पॉसिबल है। सो दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक NO N2O भी है, तो N2O भी ले लिया, NO N2O NO2 N2O3 N2O5। दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमें क्या करना है, पहले दोनों का रेशियो बाय मास निकाल देते। तो इनमें देखो N और O का रेशियो बाय मास फाइंड करो। तो NO, तो बच्चों N का जो मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14U और ऑक्सीजन का जो मास है दैट इज 16U। तो नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। सो NO में नाइट्रोजन का पार्ट हो गया 14, O का 16, N2O, सो नाइट्रोजन 28
ऑक्सीजन कितना है 16, देन NO2 नाइट्रोजन 14, O2 ऑक्सीजन 32, देन N2 नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 16 3s are 48. Now N2O5 nitrogen 28 and 16 5s are 80. So this is the masses of ratio of masses of nitrogen and oxygen. अब हमें क्या करना है, एक को कांस्टेंट करना है. तो देखो नाइट्रोजन जो है 3 बार तो 28 है, 2 बार 14 है. तो कांस्टेंट करने के लिए मैंने क्या किया, इनको डबल कर दिया. देखो 14 है तो यहां मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया. देखो 14 पार्ट से 16 पार्ट ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो फिर 28 से कितना कंबाइन होगा 32. ठीक है. नाउ अगर ये 14 है, इसको मैं डबल कर दूं 28, सो 32 भी डबल हो जाएगा 64. क्लियर. तो रूल क्या था, व्हेन टू एलिमेंट्स A and B combine together to form 2 or more than 2 compounds. So we know more than 2 compounds हमारे पास है. Then different masses of one element. तो देखो ऑक्सीजन डिफरेंट है, which combines with constant. तो देखो नाइट्रोजन क्या है, कांस्टेंट है. जहां 14 था उसको हमने 28 कर लिया. तो देखो ये तो है कांस्टेंट, है ना. यहां तो हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट मास कर दिया. और यहां पे क्या है, डिफरेंट है, तो ये हमने डिफरेंट कर दिया बच्चों. तो जो डिफरेंट है वो सिंपल रेशियो में होने चाहिए. तो चेक कर लो, ये 32 है, ये 16 है, तो 16 1s are 16, 16 2s are 32, 16 4s are 64, 16 3s are 48 and 5s are 80. तो रेशियो क्या है, तो सिंपल रेशियो है ना, 2:1:4:3:5 है ना. अगर आगे पीछे करके लिखोगे तो रेशियो आएगा 1:2, रेशियो 3, रेशियो 4, रेशियो 5. तो अब आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्लियर है. व्हेन 2 or more than 2 elements combine together to form 2 or more than 2 compounds, then different masses of one element which combine with constant mass of another element bears a simple ratio. जो different है उसका रेशियो निकाल दो और दूसरे को कांस्टेंट कर दो. अब बच्चों न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें भी ऐसे ही करना है. एक एलिमेंट को कांस्टेंट करना पड़ेगा, दूसरे को डिफरेंट, और उसका रेशियो निकालना है. Clear? So let's have numerical problem on our this law. So our question, carbon forms 2 oxide which contains 42.9% and 27.3% carbon respectively. Show that these data justify law of multiple proportion. तो बच्चों देखो कार्बन 2 तरह के ऑक्साइड बनाता है. So first oxide and second oxide. Carbon is forming 2 kinds of oxide. So first oxide and second oxide. अब कौन सा है वो तो पता ही नहीं है ना. हम ये तो नहीं कह सकते पहला कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, या कार्बन सब ऑक्साइड है. ऐसा तो कुछ भी हमें नहीं पता. सो हमने लिख दिया ठीक है, कुछ नहीं पता, कार्बन का पहला ऑक्साइड और दूसरा ऑक्साइड. अब जो फर्स्ट ऑक्साइड है उसमें परसेंटेज है 42.9 और सेकेंड जो ऑक्साइड है उसमें परसेंटेज है 27.3. किसका है, कार्बन का. तो फर्स्ट ऑक्साइड में कार्बन कितना है 42.9, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, सो 100 माइनस 42.9, तो ऑक्सीजन हो गया 100 माइनस 42 कर लो, कितना हो गया 58 हो गया क्या, 58 एंड तो ये हो गया आपका 58 और 0.9 लेस कर दो तो 57.1. ठीक है. तो कार्बन 42.9, ऑक्सीजन 57.1. और जो सेकेंड ऑक्साइड है बच्चों उसमें कार्बन है 27.3. सो कार्बन इज 27.3 एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 माइनस 27.3. तो 100 माइनस 27 73 और 0.3 और लेस कर दो तो 72.7. तो अब देखो कार्बन भी डिफरेंट है दोनों में, ऑक्सीजन भी डिफरेंट है, तो सिंपल रेशियो तो नहीं निकाल सकते भाई, एक को तो कांस्टेंट करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, कार्बन को कांस्टेंट कर देते हैं. कैसे करेंगे, तो सिंपल है बच्चों. देखो कार्बन 42.9 है
तो ऑक्सीजन कितना है 57.1, तो मैं लिख दूं 42.9 पार्ट कार्बन कंबाइन विद 42.9 पार्ट कार्बन है कंबाइंस विद, तो ऑक्सीजन कितना है 57.1, ठीक है ना, 57.1 हो गया। नाउ 1 पार्ट कार्बन कंबाइंस विद, तो अगर कार्बन का 1 पार्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 57.1 डिवाइडेड बाय 42.9, तो कार्बन मैंने इसमें कितना कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, 57.1 डिवाइडेड बाय 42.9। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा आपके पास लमसम आना चाहिए 1.33, तो कार्बन तो मैंने कांस्टेंट कर दिया, 1 पार्ट कर दिया। अब यहां पे भी कार्बन कांस्टेंट कर लेते हैं, तो देखो सेकेंड ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सेकेंड ऑक्साइड में कार्बन कितना है 27.3, डेटा याद रखना 27.3, और ऑक्सीजन कितना है 72.7। सो सेकेंड ऑक्साइड में चलते, इन सेकेंड ऑक्साइड, तो सेकेंड ऑक्साइड में 27.3 पार्ट कार्बन कंबाइंस विद, कितने से कंबाइन हो रहा है बच्चों, तो हम कहेंगे 72.7 पार्ट ऑक्सीजन। कार्बन अगर आपका 27.3 है तो ऑक्सीजन कितना है 72.7। अब 1 पार्ट पे ले लेते, सो 1 पार्ट कार्बन कंबाइंस विद, तो बच्चों 1 पार्ट पे करोगे तो कितना हो जाएगा 72.7 डिवाइडेड बाय 27.3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 27 का जो आंसर आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.66। क्लियर? तो फर्स्ट ऑक्साइड में भी हमने कार्बन कितना ले लिया था बच्चों 1 पार्ट कांस्टेंट कर लिया, और आंसर था ऑक्सीजन का 1.33, और सेकंड में भी हमने क्या किया कार्बन कांस्टेंट कर लिया 1 पार्ट, ऑक्सीजन है 2.66। अब हम क्या करेंगे, सो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो अलग अलग हो गया और कार्बन दोनों में क्या हो गया 1 पार्ट हो गया, सो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, different masses of oxygen which combines with constant mass of carbon। ऑक्सीजन का डिफरेंट पार्ट जो कार्बन के कांस्टेंट मास, और कांस्टेंट में कितना है तो हम कहेंगे 1 पार्ट है, अभी 1 पार्ट से कंबाइन हो रहा है, उसका रेशियो निकाल दो, तो फर्स्ट में तो था 1.33 और सेकंड में कितना है 2.66, सो रेशियो इज 1:2। तो लॉ आपका प्रूफ हो गया। लॉ क्या था कि डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, तो ऑक्सीजन का डिफरेंट मासेस ले लिया बच्चों, है ना, विच कंबाइंस विद कांस्टेंट मास ऑफ अनदर एलिमेंट, तो कार्बन कांस्टेंट है और कितना है 1 पार्ट, तो जो डिफरेंट है उसका रेशियो सिंपल होना चाहिए, सो सिंपल है 1.33 2.66, आंसर क्या है 1:2, सो रेशियो सिंपल है ना, तो सिंपल रेशियो मींस क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे दीज डेटा फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, these data follow law of multiple proportion. So this is our question based on law of multiple proportion. Now moving to next problem. So next question is 2 oxide of metal contains 27.6% and 30% oxygen by mass. मतलब मेटल के 2 ऑक्साइड है,
फॉर्मूला आपको पता नहीं, लेकिन पहले में ऑक्सीजन 27.6 है और दूसरे में 37। इफ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड, तो देखो बच्चों फॉर्मूला भी दे रखा है, फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला है M3O4, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड ऑक्साइड। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट ऑक्साइड और क्या है सेकेंड ऑक्साइड। क्लियर? फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला है बच्चों, फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला है M3O4। सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला फाइंड करना है तो मैं लिख लेती हूं MXO1, क्योंकि मुझे पता नहीं M कितना है, O कितना है, सो MXO1। ठीक है। नाउ एक और चीज हमें पता है, दोनों में ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो देखो यहां ऑक्सीजन कितना है, तो फर्स्ट ऑक्साइड में ऑक्सीजन है 27.6, तो मेटल कितना हो गया 100 माइनस 27.6, तो 100 माइनस 27 तो हो गया 73.6, और कम कर दो तो 72.4। अब सेकेंड ऑक्साइड में भी ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, देखो ऑक्सीजन कितना है 30, तो मेटल कितना हो गया 100 माइनस 30 यानी कि 70। अब हमें क्या करना है, इन डेटा की हेल्प से सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला फाइंड करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ दीज डेटा। अब बच्चों बिल्कुल सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं करना है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो कि अगर ऑक्सीजन 27.6 है तो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 4, है ना। अगर ऑक्सीजन का वेट कितना है 27.6 ग्राम, तो एटम कितने हैं 4 है। सेकंड में तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितना है 30, मेटल तो वही है ना, कॉम्बिनेशन तो उसी रेशियो में होगा। अब ऑक्सीजन अगर 30 है तो एटम्स कितने होने चाहिए, 4 से तो ज्यादा ही होने चाहिए, क्योंकि 27.6 का खर्चा कर रही हूं तो एटम कितने मिल रहे हैं, 4 पार्ट मिल रहे हैं, तो मैं तो 30 लगा रही हूं, तो ऑक्सीजन क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। सिमिलरली मेटल अगर 72.4 है तो एटम कितने हैं 3, मेटल कितना है 72.4, तो मेटल के एटम्स कितने बच्चों 3, फॉर्मूला दिया हुआ है ना। अब मेटल 70 है तो मेटल 70 है तो 72 पे मुझे 3 मिला, तो 70 पे तो 3 से कम ही मिलेगा। बस सॉल्व कर लो यूनिटरी मेथड से। सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो देखो पहले हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन है 27.6, तो ऑक्सीजन के एटम है 4, ठीक है। इफ 27.6 पार्ट ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है, ऑक्सीजन का पार्ट कितना है 27.6 पार्ट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एटम्स हमें मिल गए 4 एटम्स, ठीक है। अब 1 पार्ट पे कितना होगा, सो 1 पार्ट ऑक्सीजन, 1 पार्ट ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो आपको क्या करना है यूनिटरी मेथड लगा दो, 4 डिवाइडेड बाय 27.6। और सेकेंड केस में हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है 30, भाई 27 पे 4 पार्ट है तो 30 पे कितना है, तो 30 पे बता देते हैं। सो इफ 30 पार्ट ऑक्सीजन प्रेजेंट, 30 पार्ट ऑक्सीजन प्रेजेंट, देन हम एटम्स बता लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 27.6 मल्टीप्लाई विद 30, सो ये आ गया मेरे पास 120 डिवाइडेड बाय 27.6। अब 120 डिवाइडेड बाय 27.6 को बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4.34, इसका जो आंसर मिलेगा दैट इज 4.34। सॉल्व करके आप देख ही लोगे, ठीक है, क्योंकि 100 और 25 होता तो 4 तो वैसे ही आ जाता। सो 120 डिवाइडेड बाय 27.6। नाउ ये हमारा फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड केस की तरफ चलते हैं। तो देखो मेटल कितना है 72.4, तो एटम्स कितने हैं 3, और फाइंड कितने पे करना है 70 पे फाइंड करना है। तो 72.4 पे कितना है 3, 1 पे कितना है और 70 पे कितना है। सो सॉल्व कर लेते सेकंड को भी। तो देखो इफ
72.4 पार्ट मेटल प्रेजेंट। मेटल अगर 72.4 पार्ट है देन एटम्स, तो बच्चों फॉर्मूला क्या था, M3O4 था ना। फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, M3O4। तो ऑक्सीजन तो 4 थे पहले, अब मेटल एटम कितने, तो हम कहेंगे मेटल एटम 3 है। अब 1 पे निकाल देते हैं, 1 पार्ट मेटल प्रेजेंट देन एटम्स, तो फाइंड कर लो कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 72.4, और आपको कितने पे फाइंड करना है, 70 पे। सो 70 पार्ट मेटल प्रेजेंट देन एटम्स, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 72.4 मल्टीप्लाई विद कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो ये हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 72.4। क्लियर, 210 डिवाइडेड बाय 72.4, ये आपका आंसर होगा 2.90। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला बनाना है। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सिंपल, रेशियो तो हमारे पास आ ही गया है ना। ऑक्सीजन कितना आया, तो ऑक्सीजन आया 4.34, और मेटल कितना आया, तो मेटल आया 2.90। अब फॉर्मूला बनाओ तो ऐसे कैसे बनेगा, तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं, रुको। अब बच्चों फॉर्मूला कैसे बनाए, तो मेटल रेशियो ऑक्सीजन, तो मेटल कितना था, मेटल कितना है, तो मेटल तो है हमारे पास कितना, मेटल तो है 2.90, और ऑक्सीजन कितना है 4.34, तो 2.90 और 2.90 रेशियो 4.34। ठीक है, तो 2.90 रेशियो 4.34। और फॉर्मूला कैसे बने, पॉइंटों में तो फॉर्मूला होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो 2.90 डिवाइडेड बाय 2.90, ठीक है, और 4.34 डिवाइडेड बाय 2.90, ताकि कम से कम ये तो 1 पार्ट हो जाए। अब देखो अगर ये 1 है, इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 1.5। अब फिर फॉर्मूला नहीं बैठ रहा, 1 और 1.5, तो बच्चों 1 पे 1.5 है, यानी 1 पे 1.5 है, तो डबल कर दो। 1 पे 1.5 है तो 2 पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पे 1.5 है, तो मल्टीप्लाइंग विद 2 ऑन बोथ साइड्स, तो दिस विल बी 2 एंड इट विल बी 3। सो मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो है दैट इज 2:3, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, M2O3। तो सिंपल सा आंसर है, फॉर्मूला इज M2O3। अब बच्चों शॉर्ट में भी कर सकते थे, इतना बड़ा आपको ये तो ठीक है, बोर्ड एग्जाम से तो आपको ऐसा लिखना है पूरा। शॉर्ट में क्या करते, तो आपके पास 2 ऑक्साइड है, फर्स्ट वन इज M3O4, सेकेंड वन आपको पता नहीं था MXO1। फर्स्ट में आपके पास मेटल है, कितना मेटल है फर्स्ट में, मेटल आपके पास था क्वेश्चन, फर्स्ट में मेटल है M3O4 में 72.4 और ये था 27.6। यहां मेटल था 70 और ऑक्सीजन था 30, है ना। इसका आंसर ये है, उसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो 72.4 पार्ट मेटल, तो एटम्स कितने 3। ठीक है, अगर ये 1 पार्ट है तो आंसर कितना होता 3/72.4, और ये अगर 70 पार्ट है तो आंसर कितना होता 3 डिवाइडेड बाय 72.4 मल्टीप्लाई विद 70। आंसर आपका वही आता जो पहले आया था। ठीक है, अब इसी तरह से यहां कर लो। देखो 27.6 पार्ट क्या है ऑक्सीजन, तो एटम्स कितने हैं 4। 1 पार्ट होता तो 4 डिवाइडेड बाय 27.6, और 30 पार्ट होता
तो 4 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 27.6। आंसर आपका जो है वो यही रहेगा। और यहां आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल रेशियो नहीं बैठ रहा है तो जो छोटे डिजिट है उसको दोनों में डिवाइड कर दो, एक तो 1 बन जाएगा और दूसरा 1 के सामने जो भी हो, फिर उसको सिंपल रेशियो में लाने के लिए डबल करो, ट्रिपल करो, 4 टाइम्स करो, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मूविंग टू वन मोर प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट, अगेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन क्या है बच्चों, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन 3 हाइड्रोकार्बन्स इज 7.7, 14.3 एंड 25. Show that these data follow law of multiple proportion. तो बच्चों 3 केस है आपके पास, 3 अलग अलग हाइड्रोकार्बन है। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, देन सेकेंड हाइड्रोकार्बन एंड थर्ड हाइड्रोकार्बन। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आप समझ गए, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, है ना, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो 3 अलग अलग हाइड्रोकार्बन है। अब देखो तीनों में हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है। फर्स्ट में हाइड्रोजन है 7.7, ठीक है। सेकेंड में जो हाइड्रोजन है दैट इज 14.3 और थर्ड में जो हाइड्रोजन है वो है कितना, 25, ठीक है। हाइड्रोजन आ गया। अब हाइड्रोकार्बन मीन्स 1 पार्ट इज हाइड्रोजन, देन अनदर पार्ट क्या है, अनदर पार्ट इज कार्बन। तो सेकेंड पार्ट तो कार्बन ही है, ठीक है। तो यहां हम कार्बन ले लेते हैं बच्चों। तो कार्बन कितना हो गया, 100 माइनस 7.7, तो 100 माइनस 7 कितना हो गया, 93, और 0.7 और कम कर दो तो 92.3। नाउ यहां कार्बन कितना होगा, तो 100 माइनस 14.3, तो 100 माइनस 14 कितना हो गया आपके 86, सो 85.7, ठीक है। और हाइड्रोजन 25 है तो कार्बन कितना हो गया, 100 माइनस 25 मीन्स कार्बन हो गया 75। अब प्रूफ क्या करना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दोनों के मासेस अलग अलग है तीनों केसेस में, तो हमें क्या करना है, किसी एक मास को कांस्टेंट करना है और दूसरे को क्या करना है, डिफरेंट करना है। तो जो डिफरेंट आएगा वो रेशियो चेक कर लो, वो रेशियो अगर सिंपल आ गया तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, और लॉ सिंपल नहीं आया तो नहीं कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं होता मोस्टली, ठीक है। तो हम चेक करते, देखो तीनों में हाइड्रोजन और कार्बन का मासेस हमें दे रखा है। अब हम हाइड्रोजन को कांस्टेंट कर देते, तो देखो 7.7 पार्ट हाइड्रोजन है तो कार्बन कितना है, 92.3 पार्ट क्या है, कार्बन। सो 1 पार्ट हाइड्रोजन ले लो। अगर 1 पार्ट हाइड्रोजन है तो 92.3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 7.7। तो 92.3 डिवाइडेड बाय 7.7, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा बच्चों 11.98, जिसे हम 12 ले लेते हैं, ठीक है। 11.98 अप्रोक्सीमेटली मैंने इसको कर दिया 12। तो फर्स्ट में तो हो गया, कार्बन कितना आ गया 12। अब सेकेंड में ले लेते हैं, देखो 14.3 पार्ट हाइड्रोजन है तो कार्बन कितना है 85.7, ठीक है। तो अब 1 पार्ट हाइड्रोजन है तो कार्बन कितना हो गया 85.7 डिवाइडेड बाय 14.3, क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लो, है ना। अगर 15 होता तो 6, तो ये अप्रोक्सीमेटली बच्चों 6 के आसपास आंसर आ जाएगा, 6 पार्ट कार्बन, ठीक है। और ये तो सिंपल ही है ना। 25 पार्ट हाइड्रोजन तो कार्बन कितना है, कार्बन है 75 पार्ट। नाउ 1 पार्ट हाइड्रोजन तो 75 डिवाइडेड बाय 25, यानी यहां हो गया 3 पार्ट कार्बन। तो तीनों केसेस में तुम्हारे पास कार्बन का
डिफरेंट वेट आ गया। देखो तीनों केसेस में हाइड्रोजन मैंने 1 पार्ट कर दिया है ना, इन ऑल केसेस हाइड्रोजन इज 1 पार्ट हाइड्रोजन। अब फर्स्ट केस में जो कार्बन है दैट इज 12, सेकेंड केस में जो कार्बन है दैट इज 6 और थर्ड केस में जो कार्बन है दैट इज 3 पार्ट। सो डिफरेंट मासेस ऑफ कार्बन, डिफरेंट मासेस या डिफरेंट पार्ट्स कह सकते हैं आप, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार्बन विच कंबाइंस with constant mass of hydrogen। ठीक है, कांस्टेंट मास या कांस्टेंट पार्ट कह सकते हो। ठीक है, और आपने कितना ले लिया, 1 पार्ट लिया है ना, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो कितना है बच्चों, फर्स्ट केस में कितना था 12, सेकेंड में कितना था 6 और थर्ड में कितना है 3। तो 12 6 3, तो 12 रेशियो 6 रेशियो 3 से डिवाइड कर दो तो 1 2 और 4। तो रेशियो कितना आया 4 रेशियो 2 रेशियो 1। तो 4 रेशियो 2 रेशियो 1 मतलब एक सिंपल रेशियो हो गया। तो डिफरेंट masses of one element which combine with constant mass of another element bears a simple ratio, है ना। यानी ये सिंपल रेशियो क्या प्रूव करता है, तो हम कहेंगे इट प्रूव्स लॉ ऑफ मल्टीपल proportion, law of multiple proportion। So students, it was the last problem on law of multiple proportion। अब law of multiple proportion आपको clear है। Now moving to law of reciprocal proportion। अब reciprocal proportion क्या है बच्चों, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है law of reciprocal proportion। Now law of reciprocal proportion, so law was given by Richter, साइंटिस्ट जो है दैट इज रिचर। अब बच्चों लॉ क्या है, तो 3 लॉ तो बिल्कुल सिंपल थे, 4th लॉ में क्या करना है, थोड़ा सा डेटा या कॉम्बिनेशंस ज्यादा है। अब क्या करना है, व्हेन 2 एलिमेंट्स A and B, according to this law, when 2 elements A and B combine together, sorry, A and B combine with third element C, क्योंकि A B को बाद में कंबाइन करेंगे, कंबाइन तो वो भी होंगे लेकिन पहले A और B आपस में नहीं कंबाइन करने, A और B को तीसरे एलिमेंट C ट्राइंगल बनाना है ना। तो 2 एलिमेंट्स A and B कंबाइन विद थर्ड एलिमेंट C, और थर्ड एलिमेंट का मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो लॉ लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when 2 elements A and B, ठीक है, A and B combines with constant mass of third element C। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया भाई। 3 एलिमेंट लेने हैं, 3 एलिमेंट लेने हैं A B C। A और B जो भी मास हो उनका, A और B को अलग अलग किससे कंबाइन होना है, C से। ठीक है, तो A और C बनाएगा AC और B और C क्या बनाएगा, BC। लेकिन C का मास क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो 2 एलिमेंट्स A and B combines separately, है ना, with constant mass of third element C, then their ratio by mass। ठीक है, तो हम रेशियो बाय मास फाइंड कर लेंगे, then their ratio by mass and अलग अलग कंबाइन होंगे, तब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मास से इसका और इसका वेट निकाल देंगे, उसका रेशियो निकाल देंगे। अब ए बी अगर आपस में डायरेक्टली कंबाइन हो गए तब उनका रेशियो बाय मास। ठीक है, देन देयर रेशियो बाय मास, एंड व्हेन ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली, ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली, देन देयर रेशियो बाय मास। ठीक है, तो 2 बार रेशियो निकालेंगे बच्चों, जब C से कंबाइन हो रहे तब और जब डायरेक्टली कंबाइन हो रहे तब। ठीक है, देन देयर रेशियो बाय मास विल बी ईदर सिमिलर, या तो क्या मिलेगा बच्चों, सेम मिलेगा, ईदर सेम और मल्टीपल।
या तो आपको सेम मिल जाएगा और सेम नहीं मिलेगा तो मल्टीपल मिल जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। मतलब क्या करना है, 3 एलिमेंट लेना है A, B, C। ठीक है, अब C जो ट्राइंगल के ऊपर रखोगे ना उसको कांस्टेंट, उसका वेट पकड़ लो, बेस का वेट इतना ही रखना है। ठीक है, तो A और B जो कि C के कांस्टेंट मास से कंबाइन हो रहे हैं, उन A और B का रेशियो, और A और B जब आपस में कंबाइन होते कुछ तो बनेगा, AB बनेगा, AB2 AB3 कुछ भी बनेगा, तब AB का रेशियो। तो वो पहला रेशियो और दूसरा रेशियो या तो सेम होगा या मल्टीपल होगा। अभी कैसे, तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट ले लो बच्चों जिनके कॉम्बिनेशन से कुछ बनता हो। तो मान लो मैंने ले लिया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन करूं तो CH4 मीथेन बन सकता है, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करूं तो वाटर बन सकता है, और कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करूं तो CO2 बन सकता है। ठीक है, अब सिंपल आंसर लाने के लिए क्या करते हैं कि जिसका वेट कम है उसको ट्राइंगल के टॉप पे रख लेते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वेट कम किसका है, H का। आप चाहो तो कोई भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक सबका आंसर सेम आ जाए, सबका ट्राइंगल सेम बने, दैट्स व्हाई वी विल पुट स्मॉलर वेट, है ना, जिसका एटॉमिक मास मिनिमम हो, दैट शुड बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, जिसका वेट कम होगा उसको ट्राइंगल के टॉप पे रख देंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल 3 एलिमेंट्स ले लिए मैंने, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब टॉप पे मैंने रख दिया हाइड्रोजन, कार्बन यहां, ऑक्सीजन यहां। अब रूल क्या था, देखो व्हेन 2 एलिमेंट्स A एंड B कंबाइन विद थर्ड एलिमेंट C, तो A B थर्ड एलिमेंट C, देन जब इसके कांस्टेंट मास से कंबाइन हो, तो देखो कार्बन हाइड्रोजन ने क्या बनाया, CH4, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने क्या बनाया, वाटर। अब इसको कांस्टेंट कैसे करेंगे, तो देखो H2O में हाइड्रोजन कितना है 2 और O कितना है 60। हाइड्रोजन का मास आपको पता ही है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 यूनिफाइड, ऑक्सीजन का कितना है 16 और कार्बन का कितना है 12। ये तो क्लियर है। तो अगर मैं आपसे कहूं H2O, तो H का मास तो है 2, O का मास कितना है 60, और CH4, तो देखो H4 हाइड्रोजन का मास 4 है, कार्बन का मास 12 है। ये भी सी हटा देते हैं हम यहां पे। अब ठीक है, तो देखो यहां 2 है, यहां 4 है, इसको कांस्टेंट करना है, तो इसको 4 बनाने के लिए इसको डबल कर दिया। भाई 2 से कितना पार्ट कंबाइन हो रहा था 16, अब मैं अगर यहां डबल कर दूंगी तो ये भी कितना हो जाएगा, डबल। ठीक है, तो व्हेन 2 एलिमेंट्स A एंड B कंबाइन विद कांस्टेंट मास, कांस्टेंट कर दिया मैंने 4, ठीक है, कंबाइन विद कांस्टेंट मास ऑफ थर्ड एलिमेंट C, देन देयर रेशियो बाय मास। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूं रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन which combines with constant mass। तो कांस्टेंट कितना है, देखो 4 पार्ट है, तो combines with 4 पार्ट, यानी कि कांस्टेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन, तो देखो इसके 4 पार्ट से कार्बन कितना कंबाइन हो रहा है 12, और इसके 4 पार्ट से ऑक्सीजन कितना कंबाइन हो रहा है 16, तो 12 रेशियो 16, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 से 12, 4 4 जा 60। अब जब ये आपस में डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं, तो देखो C और O डायरेक्टली कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, CO2। ठीक है, तो व्हेन C एंड O कंबाइंस डायरेक्टली, C एंड O कंबाइंस डायरेक्टली। ठीक है, तो जब डायरेक्टली कंबाइन हुए तो हमने देखा CO2 बना, आप चाहो तो CO भी बना देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो CO2 में C रेशियो O, तो C कितना है 12, O कितना है 32। क्लियर। अच्छा, यहां 4 पार्ट से बच्चों 16 नहीं था ना, यहां क्या था 32 था, तो यहां मुझे करना था 32, तो 3 रेशियो कितना है 8,
4 से डिवाइड कर दो। अब यहां पे भी 4 से डिवाइड करो तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:8। तो हमने क्या देखा था, 2 एलिमेंट्स ए एंड बी है, कंबाइंस विद कांस्टेंट मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी। तो इसके कांस्टेंट से ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, इनका रेशियो बाय मास कितना है, तो इनका रेशियो बाय मास था 3:8। एंड व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली, तो जब डायरेक्टली कंबाइन है तब भी रेशियो बाय मास कितना है 3:8। तो क्या था, ईदर इट विल बी सेम और मल्टीपल। तो हमने कहा सेम तो आ गया, तो सेम आ गया, इसका मतलब कौन सा लॉ है, तो इट प्रूव्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। सो लेट्स हैव वन मोर एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पिछली बार हमने लिया था कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। नाउ टेक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, 3 एलिमेंट चाहिए ना, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जगह हमने ले लिया सल्फर। ठीक है, तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के प्लेस पे सल्फर। मैंने कहा था मिनिमम मास वाले को यहाँ रख लेना तो ये ट्राइंगल थोड़ा अच्छे से बन जाएगा। सो हाइड्रोजन यहाँ रख लिया, कार्बन और सल्फर। अब देखो C और H का कंपाउंड बना लेते हैं CH4, H और S का कंपाउंड बना लेते हैं H2S। अब मासेस बच्चों आपको सबके पता है, हाइड्रोजन का मास 1 हो गया, कार्बन का मास 12 और सल्फर का मास 32। ठीक है, अब क्या करें, CH4 तो एक हाइड्रोजन का मास 1 है, 4 हाइड्रोजन हो गए तो 4 और कार्बन कितना है 12। अब H2S तो हाइड्रोजन 2 क्योंकि H2 है, सल्फर 32। लेकिन अब हमें डबल करना है ना बच्चों, क्योंकि यहाँ 4 है तो इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया 64। नाउ डिफरेंट मासेस ऑफ कार्बन एंड सल्फर। कार्बन और सल्फर का वो मास जो कि हाइड्रोजन के कांस्टेंट से कंबाइन होता है, ठीक है, which combines with constant mass of hydrogen। तो C और S का तो चाहिए डिफरेंट, हाइड्रोजन का क्या चाहिए कांस्टेंट। तो हाइड्रोजन का मैंने कितना लिया 4, कार्बन और सल्फर का मैं चेक कर लेती हूँ। तो देखो कार्बन का कितना है 12, सल्फर का कितना है 64। अब 4 से डिवाइड कर दो तो 4 3 ज़ा 12 और कितना हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 एंड ये हो जाएगा आपका कितना 12 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा, यानी 3:16। क्लियर। अब C और S जब डायरेक्टली कंबाइन होते, तो C और S जब डायरेक्टली कंबाइन होते तो क्या बनेगा CS2। ठीक है, सो when C and S combines directly, ठीक है, तो CS2 में आप बता दो C और S, तो कार्बन तो कितना है 12 और S कितना है 32 और 64। अगेन आप क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 3 ज़ा 12, देन 4 1 ज़ा 4 and 4 6 ज़ा 24। So this is 3:16 and again this is 3:16। तो बच्चों दोनों ही केसेस में रेशियो क्या है, सेम है। तो हमने कहा था यहाँ तो सेम आएगा, यहाँ क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, 3 एलिमेंट ले लो A B C, ट्राइंगल बना दो। इजी करना है तो कम वेट वाला ऊपर रख दो, A और B नीचे रख दो। फिर C के कांस्टेंट मास से A और B कितना कितना कंबाइन हो रहा है उनका रेशियो ले लो, और जब A और B डायरेक्ट कंबाइन हो रहा है तो उनका रेशियो ले लो। तो रेशियो या तो सेम होगा या मल्टीपल होगा। अब कोई नया ट्राइंगल सोचते हैं, देखो ये तो कार्बन हाइड्रोजन हो गया, एक बार सल्फर लिया, एक बार ऑक्सीजन। अब मान लो नया ट्राइंगल ले लेते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कंपाउंड बनना चाहिए ना, कॉम्बिनेशन में ABC आपस में कंपाउंड तीनों का बनना चाहिए। सो लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। तो बच्चों हम एग्जांपल ले लेते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है,
तो हाइड्रोजन मैंने टॉप पे रख दिया, देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड हो गया NH3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड हो गया H2O। अब आपको क्या करना है, NH3 में हाइड्रोजन का पार्ट देख लो, तो NH3 3 है मतलब हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन है 14, और H2O में हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है 16। और जो ट्राइंगल के टॉप पे रखा है उसका मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको 3 2 जा 6 है ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, भाई 3 है ना, कांस्टेंट करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो गया 6, क्योंकि वहां 2 है, कांस्टेंट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 3 जा 48, और यहाँ 3 है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया 28। ठीक है, तो डिफरेंट मासेस ऑफ N एंड O, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का अलग अलग मास, जो कि हाइड्रोजन के 6 पार्ट यानी कि कांस्टेंट पार्ट से कंबाइन होता है। तो डिफरेंट मासेस ऑफ N एंड O which combines with constant mass of H। तो हाइड्रोजन के 6 पार्ट से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कितना कितना रेशियो कंबाइन हो रहा है। तो देखो ये तो है 28 और वो कितना है 48, तो 28 48 अगेन 4 से डिवाइड कर लो तो ये तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 12, तो रेशियो हो गया 7:12। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन हो रहे, तो अब ये डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं तो आप लिख सकते हो, मान लो NO2 बना ली, ठीक है, तो NO2 बना लिया तो हम लिख लेते हैं व्हेन N and O, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस डायरेक्टली। ठीक है, तो बच्चों जब डायरेक्टली कंबाइन होंगे तो NO2 में हम देख लेते हैं N/O, तो NO2 है ना, N का मास कितना है 14, O2 का कितना है 32। ठीक है, तो 14:32 और आपको किससे डिवाइड करना है 2 से डिवाइड कर लो तो 7, रेशियो कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो 7:16, और यहां पे हमने किससे डिवाइड किया था 4 से डिवाइड किया था तो 7, रेशियो क्या था 12। तो सेम तो नहीं है लेकिन रूल में क्या था, ईदर सेम और मल्टीपल, तो 7:12 और 7:16 क्या है मल्टीपल है ना, 7/12 डिवाइडेड बाय 7/16, तो रेशियो आ जाएगा कितना 16:12, यानी वापस 4 से डिवाइड हो जाएगा, सो दे आर मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल भी सही है, सेम भी सही था, सो इट प्रूव्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्लियर, अब हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है अमोनिया कंटेन्स 82.35% नाइट्रोजन, water contains 11.1% हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है N2O3 है ना, contains 36.85% नाइट्रोजन। शो दैट these results proves law of reciprocal proportion। तो बच्चों पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट है हमारे पास में। तो देखो एक तो एलिमेंट हमारे पास नाइट्रोजन है, दूसरा एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन तो है ही, साथ में क्या होगा ऑक्सीजन। तो ट्राइंगल बना लेते हैं, सबसे स्मॉल वेट वाला नाइट्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ N और O। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है दैट इज वाटर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है दैट इज NH3, और डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड यानी कि N2O3। ठीक है बच्चों, तो एक तो हमारे पास हो गया अमोनिया, एक हमारे पास क्या हो गया वाटर, और थर्ड केस हम देख लेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड तो होगा नहीं, N2O3 होगा, सो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब बच्चों NH3 डायरेक्ट तो हमें सॉल्व करना नहीं है एटॉमिक मास से, सॉल्व आपको गिवन डेटा से करना है। तो NH3 में नाइट्रोजन कितना है
82.35। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 100 माइनस 82.35। नाउ 100 माइनस 82 कितना हो गया 18 और 17.65। सिमिलरली अगर मैं वाटर में बात करूं तो वाटर में हाइड्रोजन दे रखा है आपको 11.1% हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया 100 माइनस 11.1, यानी कि 100 माइनस 11.1 करो, 100 माइनस 11 कितना हो गया 89 और ये हो जाएगा 88.9, 89 और 90 और 100, ठीक है। सो ये हो गया आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब डेटा वाले ये उसको फर्क नहीं पड़ा, रूल क्या था कि जो टॉप पे है उसको कांस्टेंट कर लो और इन दोनों के डिफरेंट मासेस निकालो। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन 17.65 है तो नाइट्रोजन इतना है, हाइड्रोजन को 1 पार्ट कर लूंगी तो नाइट्रोजन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ हाइड्रोजन 11.1 है तो ऑक्सीजन इतना है, अगर हाइड्रोजन 1 पार्ट होगा तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा। सिंपल डेटा है, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, पहला केस हमारे पास किसका है अमोनिया का, तो चेक कर लेते हैं बच्चों। नाइट्रोजन कितना है 82.35 और हाइड्रोजन कितना है 17.65। तो ये है 82.35, ये है 17.65। अगर मैं इसको क्या कर लू 1 पार्ट कर लू, है ना, तो ये x हो जाएगा, x फाइंड कर लो, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखो 17, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, 17.65x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 82.35 मल्टीप्लाई विद 1। सो x विल बी 82.35 डिवाइडेड बाय 17.65। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 4.67, ठीक है, पार्टियाग्राम। यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर लोगे तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 7.65 ग्राम, 4.67 ग्राम नाइट्रोजन। अब हम सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस क्या था, वाटर था, 11.1 हाइड्रोजन है और 88.9 ऑक्सीजन है। सो वाटर के अंदर चल लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है 11.1 और ऑक्सीजन कितना है 88.9। इस तरह से लिख लेते हैं, देखो ऑक्सीजन है 88.9। अब हाइड्रोजन कांस्टेंट करना है, तो अगर इसको मैं 1 पार्ट कर लूं तो ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कितना हो गया 11.1 x इक्वल्स टू 88.9। सो x विल बी 88.9 डिवाइडेड बाय 11.1। तो 11 8 सा 88 होता है ना, और 8.01 के अराउंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट मासेस, देखो दोनों ही केसेस में हमने क्या किया, हाइड्रोजन को 1 कर दिया। यहां भी हाइड्रोजन 1 पार्ट है कांस्टेंट, यहां पे भी हाइड्रोजन 1 पार्ट है कांस्टेंट। तो डिफरेंट masses of nitrogen and oxygen which combines 1 part hydrogen, यानी कि constant part of hydrogen। तो देखो यहां पे तो है आपके पास नाइट्रोजन कितना 4.67 और यहां ऑक्सीजन कितना है 8.01। ये आपके पास क्या था ऑक्सीजन। तो 4.67 डिवाइडेड बाय रेशियो 8.01। तो आपको क्या करना है, स्मॉल डिजिट से दोनों को डिवाइड करना है। सो यू विल फाइंड, यहां तो कितना हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 1.7 या 1.72। तो ये तो हो गया, डिफरेंट था,
है ना। अब ट्राइंगल का जो दूसरा पार्ट है, अब जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो देखो जब आपस में कंबाइन हो गए तो इन्होंने क्या बनाया था, N2O3, और नाइट्रोजन कितना था 36.85। तो अब हम सिंपल ले लेते हैं थर्ड केस इन N2O3। क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बस हमें प्रूफ करना है ना। डेटा थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको भारी लगेगी, बट है कुछ भी नहीं, जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा उसी से सॉल्व करना है। सो N2O3 देख लेते हैं बच्चों। तो N2O3 में N रेशियो ऑक्सीजन फाइंड कर लेते हैं, डायरेक्ट ही आ जाएगा, है ना। तो इसमें आपको क्या दिया है 36.85 नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन आपका है 36.85, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 माइनस 36.85। सो दिस इज 36.85 और 100 माइनस 36 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 74 मिलेगा। 100 माइनस 36 74 और 0.85 और कम कर दो तो 73.15। अब इसका सिंपल, जब ये डायरेक्ट कंबाइन होते हैं तो वेट ये है तो रेशियो निकाल दो। तो मैंने आपको क्या कहा था, जो छोटी वाली डिजिट है उसको दोनों में डिवाइड कर दो। 73.15 डिवाइडेड बाय 36.85, क्योंकि इनका सिंपल रेशियो निकालना है ना, तो ये आएगा आपके पास 1:1.71। अब देखो जब आपने इतनी कैलकुलेशन किया तो रेशियो कितना है, तो रेशियो था 1:1.72, और जब हमने डायरेक्ट फाइंड किया तो रेशियो कितना है 1:1.71 या 7.2 आ जाएगा, ये 7.2। तो दोनों ही केसेस में क्या है, रेशियो सेम है। अब रेशियो सेम है इसका मतलब ये जो डेटा है, दीज डेटा फॉलोज, किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दीज डेटा फॉलोज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन की वजह से डिफिकल्ट बना दिया। देखो एक केस तो है अमोनिया, दूसरा है वाटर, तीसरा है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो ये देखो पहला केस अमोनिया, दूसरा वाटर, तीसरा नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। जो टॉप पे लिखा है उसको कांस्टेंट करना है, तो नाइट्रोजन वेट आ गया, हाइड्रोजन का वेट आ गया, फिर हाइड्रोजन का वेट है, ऑक्सीजन का वेट है, तो हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को कांस्टेंट करना है। तो भाई देखो 17 से 82 कंबाइन हो रहा है, तो 1 से कितना कंबाइन होगा 82 बाय 17.65। यहां भी डायरेक्ट कर लेते कि 88 से 11.1 कंबाइन हो रहा है, तो फिर 1 से कितना, हाइड्रोजन का 1 पार्ट ले लो, 1 से कितना कंबाइन होता, तो 88.9 डिवाइडेड बाय 11.1। जो भी आंसर है उसका रेशियो निकाल दो। और जब ये डायरेक्ट कंबाइन हो रहे हैं तब डायरेक्ट आंसर निकाल दो। तो दोनों ही केसेस में क्या होने चाहिए, रेशियो शुड बी सिमिलर। अगर रेशियो सिमिलर है या मल्टीपल है, बोथ आंसर्स आर करेक्ट, तो सिमिलर और मल्टीपल, देन दीज डेटा फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बच्चों आज के टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया आज के सेशन में, तो देखो स्टार्ट किया हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपको देखना है कि एलिमेंट्स तो 2 ही है, कंपाउंड जो है वो मोर देन 2 हो सकते हैं। अब उनमें एक का डिफरेंट, दूसरे का कांस्टेंट, तो जो डिफरेंट है कांस्टेंट से कंबाइन हो रहे हैं, उन डिफरेंट का मास क्या आना चाहिए, रेशियो बाय मास क्या आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए, सिंपल रेशियो आना चाहिए। तो हमने एग्जांपल देखा था CO और CO2। तो ऑक्सीजन का जो डिफरेंट मास है कार्बन के कांस्टेंट मास से कंबाइन हो रहा है, वो रेशियो क्या है, सिंपल है। सो इट वाज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर हमने देखे इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी क्या करना है, एक को कांस्टेंट करना है, दूसरे का डिफरेंट रखना है। तो जो डिफरेंट है कांस्टेंट से कंबाइन हो रहे हैं, वो डिफरेंट आपस में क्या होने चाहिए, सिंपल रेशियो में होने चाहिए। फिर हमने देखा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसमें आपको क्या करना है, एलिमेंट लेने हैं 3, A, B, C। C को कांस्टेंट करना है, उस कांस्टेंट से A और B का कितना रेशियो है, कितना मास जो है कंबाइन हो रहा है, उनका रेशियो ले लो।
और जब ए और बी डायरेक्ट कंबाइन हो रहे हैं तब उनका रेशियो ले लो। दोनों ही केसेस में रेशियो क्या होना चाहिए, ईदर सेम और मल्टीपल। तो जब भी एग्जाम्पल देना हो तो तुम्हें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, कम वेट वाले को ऊपर रख देना, वैसे किसी को भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। और फिर आपको क्या करना है, इनका अलग अलग रेशियो निकालना है इसके कांस्टेंट से, और डायरेक्ट जब कंबाइन हो रहे तब रेशियो निकालना है, तो या तो सेम होगा या मल्टीपल होगा। सो दीज आर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आई होप आपको अच्छे से दोनों लॉ समझ में आ गए होंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रिचर्ड ने दिया था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में गैल्यूसेक और एवोगैड्रोस लॉ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।